एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। ये जो CGCET 2026 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें ये हमारा सेकेंड यूनिट का टेस्ट है और हम सब्जेक्ट क्या लेके चल रहे हैं, CSIR यूनिट CSIR UGC नेट में जो लाइफ साइंस का सिलेबस है, उसी सिलेबस को हम बेस मान के चल रहे हैं। तो उसका दूसरा यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आज हमारा टेस्ट था। पिछले 1 घंटे में जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने टेलीग्राम में ही PDF को डाउनलोड करके अपना टेस्ट पेपर दिया है। उसी टेस्ट के आंसर का हम अभी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यह टेस्ट पूरी तरीके से फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले और 26 टेस्ट में आप शामिल हो पाएं, क्योंकि नेट में कुल मिला के 14 यूनिट है। पहले राउंड में सभी के यूनिट से एक एक टेस्ट लेंगे तो 14 टेस्ट तो ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए राउंड 1 चल रहा है ना हम लोगों का, अब यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, देखिए ये राउंड 1 चल रहा है, 14 यूनिट का एक एक टेस्ट होगा। सेकेंड राउंड में फिर 14 यूनिट का एक एक टेस्ट होगा। इस प्रकार से कुल मिला के 28 टेस्ट होगा। अब प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न मिलेंगे, तो 28 टेस्ट के लिए 1400 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको लगभग 1400 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। प्लस इसलिए क्यों मैं, क्योंकि मैं 1-2 टेस्ट कुल मिला के पूरे 14 यूनिट का मिला के एक साथ लूंगा, तो हमको आने वाले सेट पेपर के पहले लगभग 1400-1500 क्वेश्चन का पूरा एक संग्रह मिल जाएगा। तो यदि अब हमारे आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। यूट्यूब में अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दें ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नेट सेट गेट निकाला है, इनको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये बार बार मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक। आप ये देख सकते हैं वीडियो को, आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक। ये है हमारा टेलीग्राम का यूट्यूब का चैनल, ठीक है। ये यूट्यूब का चैनल है। आप गूगल लेंस निकाल करके आप इस यूट्यूब लिंक को QR कोड को स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आप गूगल लेंस में इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं, जहां पर आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर पाओगे और अपनी परीक्षा दे पाओगे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अपने व्हाट्सएप के राइट साइड के ऊपर में जो कैमरा होगा वहां पे इसको स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये जो तीनों ग्रुप है, नेट, सेट और गेट की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर ग्रुप है। यहाँ पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन का साझा किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का हमारा जो सीरीज है टेस्ट सीरीज फॉर CGCET 2026, ये केवल लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए है। डेवलप बाय TPCC बिलासपुर छत्तीसगढ़। यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन 50 दूनी 100 नंबर। ड्यूरेशन 1 घंटे का था, ठीक। मैं आनंद कुमार साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी जो हमारा टेस्ट हुआ उसके आंसर क्या है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये देख लीजिए, यूनिट 2 जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रश्नों का ऐसे 50 प्रश्न है, इनका अभी टेस्ट हुआ है। मैं सभी प्रिय विद्यार्थियों से, छात्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हैं ना तो पूरा देखें, केवल स्किप करके उत्तर को मत देखें। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का उत्तर मान लीजिए बी है, एक एग्जांपल के लिए बी है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर सी, मान लीजिए ऐसे है, अब मैं नहीं देख रहा हूं क्या है, तो आप केवल इसको स्क्रीनशॉट मार के मत देखें कि इसका उत्तर क्या मेरा सही हुआ कि गलत हुआ। ऐसे मत करें। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, बाकी 3 के बारे में नहीं जान पाएंगे कि वो तीनों क्यों गलत हुए। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेट एग्जाम तक, आने वाले सेट एग्जाम तक कंटिन्यू बने रहें आप। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सेट निकल जाएगा, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही निकल जाएगा। आप जिस उत्तर को देखते हो, ठीक है वो उत्तर सही है, मान लीजिए, मान रहा हूं मैं, तो बाकी तीनों क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है, और मैं उसको विद डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टॉपिक को एक बार
रिवीजन कर लिया है, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक, अगर आपको ऐसा महसूस होगा तो लास्ट में एक बार कमेंट जरूर कर देना। चलिए, तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न था, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब वहां पर एनर्जी बनती है। तो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है भाई। काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड तो नहीं होता, मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, काइटिन वगैरह भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में ज्यादा पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेलुलोज उत्तर हो जाएगा। पहले वाला क्या, क्यों कौन उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि ये एटीपी बनाता है, बाकी कोई एटीपी नहीं बनाते ना, याद रखना, यहाँ पर एटीपी बनाता है। इसीलिए अगर प्लांट के केस में बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको एनिमल सेल मान के चलेंगे। चलिए भाई, तीसरे प्रश्न पे आते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा देखिए भाई, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये तो प्रोकैरियोट नहीं हुआ। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, ईस्ट भी क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है, पैरामेसियम भी यूकैरियोट्स होता है। ठीक, तो हमारा प्रोकैरियोट कौन है, साइनोबैक्टीरिया। अमीबा, पैरामेसियम तो प्रोटोजोआ में आते हैं ना, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं थे भाई, हमारा उत्तर क्या था, साइनोबैक्टीरिया। अगला, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच सेलुलर कंपोनेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारी कोशिका की कौन से कोशिकांग के ऊपर अपना व्याख्या दिया है, उसके बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है। तो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, बी। किसने दिया बोलने पर, 1972 में दिए थे सिंगर एंड निकोलसन ने। कहीं डायग्राम होगा, देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये कौन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, बाई सिंगर एंड निकोलसन। कब, 1972 में। यही चीज तो याद रखना है आप लोगों को। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है बोलने पर, ये लिपिड बाइलेयर, ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, ये दोनों के दोनों लिपिड हैं। फास्फोलिपिड पाई जाते हैं भाई, याद रखना, मैक्सिमम तो लिपिड की बाइलेयर है। बीच बीच में देखो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये कौन है, ये कोलेस्ट्रॉल। ये पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है, ऊपर में तैरता हुआ प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये अगर सरफेस में है तो पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, बीच में धंसा हुआ है तो उसको इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, ये देख लीजिए, ये लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इस लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, और जिस प्रोटीन में ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड। ठीक, चलिए, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, इतना काफी आपके लिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके ऊपर दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हिच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, लिपिड नेट बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये जब पढ़ोगे तो अब इसको पढ़े होंगे। ठीक, लाइसोसोम तो केवल डाइजेशन का काम करता है भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है इसमें।
पैराक्सीसोम भी एक प्रकार का ऑक्सीजन का यूज करता है, ऑक्सीडेशन वगैरह करता है। तो बचा कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम ही है जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए और अमीनो एसिड। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन भाग लेते हैं? राइबोसोम तो दिया ही हुआ है, ये राइबोसोम तो दिया ही हुआ है। एमआरएनए पढ़े होंगे, टीआरएनए और अमीनो एसिड, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये सब भाग लेते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? याद रखना, न्यूक्लियोलस बोला है, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस मतलब यहां पर देख लीजिए, ये न्यूक्लियोलस में जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस, देखो ये, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम क्या होता है, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6वां नंबर है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करना, आरआरएनए बनाना, ठीक। काम क्या है? न्यूक्लियस का काम क्या है? आरआरएनए बनाना, ठीक। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां, व्हिच ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन? अभी बोला हूं, किसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है, बोला था हमें, लाइसोसोम। कहां पे है? बी। 7वां नंबर का क्या हो जाएगा? बी, लाइसोसोम, ठीक। 8वां नंबर पे देखते हैं, राइबोसोम अटैच टू व्हिच सरफेस टू मेक इट लुक रफ? भाई राइबोसोम किसके ऊपर में पाई जाती है जिसकी वजह से वो खुरदुरा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है? तो देख लीजिए, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो दाना दाना दिख रहा है ना आपको, यही तो है राइबोसोम। अटैच होकर के इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में बदल दिया। तो कौन है बोलने पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 8वां का हो जाएगा हमारा उत्तर सी। चलिए, अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच मॉलिक्यूल फॉर्म द बाइलेयर कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में कौन डबल लेयर की कोर बनाती है? अभी बोला हूं मैं, देखो भाई, लिपिड बाइलेयर, ठीक। तो कौन सा लिपिड बोला हूं? फास्फोलिपिड बोला हूं आपको मैं। तो चलिए देख लीजिए, तो ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? फास्फोलिपिड। 9 का सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमेशा ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है, याद रखना। कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में कहीं कहीं पर होती है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है कि मेम्ब्रेन कितना मूव करेगा, कितना फ्लेक्सिबल होगा, उसको मेंटेन करने के लिए क्या पाई जाती है? कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? जब किसी मेम्ब्रेन के आर पार किसी मॉलिक्यूल को लेना है, मान लीजिए ये, चलिए ये बता देते हैं, ये किसी मॉलिक्यूल को आर पार लेना है मेम्ब्रेन के, तो एटीपी के रूप में एनर्जी लगती है, ठीक। जहां पर एटीपी डायरेक्ट यूज होता है उसको क्या कहते हो आप? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब एनर्जी जहां भी लगेगी वो हमेशा कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक्टिव मतलब वहां पर एनर्जी लगेगा। और हमेशा याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई की तरफ होगा। यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ जाएगा ना। इधर कम था मटेरियल, इधर ज्यादा था, फिर भी उधर भेजना चाहते हैं हम लोग, ऑलरेडी ज्यादा था उधर भेजना चाहते हैं, तो एटीपी के रूप में एनर्जी लगेगी, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो आप। डायरेक्ट एनर्जी लगती है तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यदि इनडायरेक्ट इसके पहले स्टेप में लग गई है और ये काम हो रहा है तो उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला, व्हिच स्ट्रक्चर रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर निकालने के लिए मटेरियल को रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन है देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में देखिए छिद्र दिख रहे हैं सब, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाई जाते हैं यहाँ पर, ये पूरा न्यूक्लियर पोर होता है, छिद्र होता है, देखो न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियर पोर ही है जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को आने जाने देती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे कोई मटेरियल यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, ये चला गया यहाँ से, और कोई निकलना भी चाहता है तो वहां से ऐसे करके ये निकल गया। कौन करता है ऐसे? न्यूक्लियर पोर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? 11वां नंबर,
11वां का उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पोर पहला। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च आर नोन एज व्हाट? कि वह प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करता है उसको क्या कहते हैं हम? ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का उसको क्या कहते हैं जी? एमाइलोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है? स्टार्च को स्टोरेज करना, स्टार्च स्टोरेज। ठीक, बाकी क्या क्या काम करते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये इसका काम होता है लाइट एनर्जी को रिसीव करना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के रूप में। मतलब आप ये समझ लीजिए, सनलाइट को लिया और कार्बोहाइड्रेट बनाया। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है उसको धारण किए रहता है। एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट, फैट सोल्यूबल पिगमेंट, नाम क्या भाई? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में कौन कौन? दो हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, इन दोनों को धारण किए रहता है। ठीक, और इलियोप्लास्ट क्या करता है? फैट या ऑयल या अदर कोई लिपिड जैसे पदार्थ को स्टोर करता है। स्टोर फैट, ऑयल या अदर लिपिड। तो क्वेश्चन पूछा है स्टार्च को कौन स्टोर करता है? स्टार्च पूछा है ना हमको क्वेश्चन में, तो स्टार्च के लिए कौन हो गया? एमाइलोप्लास्ट। यदि आपके कॉपी में नोटबुक में बाकी के बारे में नहीं लिखे हो तो उतार लो इसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को? देख लीजिए कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की वो सबसे छोटी सी इकाई जो कार्य कर सकती है, क्या है? तो वो है सेल, कोशिका। ये सबसे छोटी इकाई है। अगर कोशिका को भी उसके न्यूक्लियस को अलग, गाल्जी बॉडी को अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब पार्ट को अलग अलग कर दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी यूनिट जो सर्वाइव कर सकता है कौन है? सेल है। ठीक, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गेनेली तो क्या होता है? सेल के अंदर पाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेली है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सेल। अगला 14 नंबर देखिए, व्हिच एलिमेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ एक्टिन फिलामेंट? साइटोस्केलेटन की बात करें, देख लीजिए ये पूरा साइटोस्केलेटन का मैं आपको टेबल दे दिया हूं, जूम कर रहा हूं। देखिए साइटोस्केलेटन मेरे पास 3 प्रकार के, एक माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट में है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सब यूनिट किसका बना होता है? एक्टिन का बना होता है। फंक्शन क्या करता है इनका? जो मेन फंक्शन होता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना, सेल के शेप को मेंटेन करना होता है। एनिमल सेल की डिवाइड करते समय बीच में बांटने का काम करता है, 2 भाग में डिवाइड करता है। ठीक, सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेली को साइटोप्लाज्म में मूव कराता है, प्लांट में, फंजाई में, एनिमल में। ये एक्टिन फिलामेंट का काम है। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना होता है? किरेटिन, विमेंटिन, लेमिन या अदर प्रोटीन का बना होता है। काम क्या है इसका? मेंटेन सेल शेप, सेल की आकृति को। और अगला, एंकर न्यूक्लियस एंड सम अदर, और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ धंसा होता है न्यूक्लियस को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए। माइक्रोट्यूबुल का काम क्या है? किसका बना होता है? अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, मतलब अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, डाइमर। ये देखिए, मेंटेन सेल शेप बाय रजिस्टिंग कंप्रेशन, मतलब सेल की आकृति को बना के रखता है। ठीक, मूव सेल वाया फ्लैजिला एंड सिलिया, सिलिया फ्लैजिला में पाई जाती है, कोशिकाओं को मूव कराती है जैसे बैक्टीरिया में होगा। मूव क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम को मूव कराता है, मतलब यहां पर स्पाइंडल फाइबर बनवाता है, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक, असिस्ट फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन, सेल प्लांट के सेल डिवीजन के समय देखिए ये प्लांट सेल प्लेट बनता है बीच में, देखिए ये बनवाता है। एनिमल सेल में देखिए ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल का भी निर्माण करता है, सॉरी स्पाइंडल फाइबर का, देखो ये जो दिख रहा है।
ठीक है ना, ये सब काम है। तो जो क्वेश्चन हमको पूछा है क्या था, क्वेश्चन ये था कि व्हिच एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, कौन है जो एक्टिन फिलामेंट का बना होता है, तो कौन है बोलने पर ये देख लीजिए हमारा उत्तर यहीं पर है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, 14 का उत्तर माइक्रोफिलामेंट, ये सी। 15 पे आते हैं, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एन एनिमल सेल विल एक्सपीरियंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। चलिए हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहां पे है। ये देख लीजिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे आरबीसी की बात कर रहा हूं मैं, आरबीसी को एक सॉल्यूशन में रख दिया, ये ब्लैक कलर का जो सॉल्यूशन दिख रहा है ज्यादा गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेट है, नमक की मात्रा ज्यादा है मेरे आरबीसी से, तो जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होता है वो पानी को अपनी ओर खींच लेता है। तो जैसे ही मैं आरबीसी को डाल दिया वहां पर, आरबीसी के पानी को खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि नमक के गाढ़े घोल में डाल दिया हूं मैं, तो आरबीसी के सारे पानी यहां से कैसे हो गए, बाहर निकल गए ऐसे, तो सभी आरबीसी सिकुड़ गए। तो यदि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में रखने पर क्या होगा कि सेल के अंदर से जितना वाटर बाहर जाएंगे, बाहर से उतना अंदर भी आएंगे, बराबर मेंटेन रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, ध्यान से देखिए कि यदि आरबीसी को आप डालोगे किसी सेल में, किसी मीडियम में, कॉन्सेंट्रेट मीडियम में, लेकिन जो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन है आरबीसी से कम है, पतला कॉन्सेंट्रेशन है, आरबीसी के अंदर गाढ़ा है, तो जिधर गाढ़ा होगा उधर नमक ज्यादा होगा और पानी को अपनी ओर खींचेगा। तो बाहरी मीडियम से पानी को अपनी ओर जब खींचेगा तो आरबीसी फूल जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगा, तो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक, तो पहले के केस में क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, इसमें मेंटेन्ड है पहले से के जैसा है, और हाइपोटोनिक में डालने पर क्या हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा देख लो, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एन एनिमल सेल विल एक्सपीरियंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा भाई, श्रिंकिंग हो जाएगा हाइपरटोनिक में डालोगे तो, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, तो ये स्क्रिबलिंग लिखा है, देखिए श्रिंकिंग ही है उसका मतलब, सिकुड़ना, ठीक है, ये श्रिंकिंग हो गया। ठीक, अगला, व्हिच ऑर्गेनेली मॉडिफाइज शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन फॉर सिक्रेशन, कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है, चेंज भी करता है, बदलता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको सही जगह पे पैक करने के बाद पहुंचाता भी है प्रोटीन को, कौन है देख लीजिए यहां पर, ये देख लीजिए, ये गोल्जी बॉडी को देखिए, गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफिकेशन भी करता है, ग्लाइकोसिलेशन करते हैं, एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन, ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन, उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद सॉर्टिंग मतलब पहुंचाना, पहुंचाने का भी काम करते हैं, तो कौन है वो, गाल्जी बॉडी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, गाल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे आते हैं भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। देख लीजिए यहां पर एक एनिमल सेल दिखाया हूं, एक प्लांट सेल दिखाया हूं, जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी भी राइबोसोम वगैरह सब दोनों में, जो अंतर है बाकी जो है उसको नहीं दिखाया मैं, बाकी जो अंतर है देख लीजिए, सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं मिलता, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं मिलता, बड़ा सा वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल बीचों बीच देख पा रहे हैं आप, ये वैक्यूल प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता। ठीक है, अब तीनों में से क्या ऑप्शन दिया देख लेते हैं, भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। सेंट्रियोल केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, हमारा उत्तर ये है, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल तो दोनों में होंगे ना, अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, अलग अलग बात है, लेकिन ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये केवल प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, सेंट्रियोल भी दोनों में होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ना एनिमल में सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, प्लांट में एमटॉक के नाम से जानते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों में होता है, समझ लीजिए। 18 नंबर पे आते हैं अभी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी कुछ समय पहले बोला हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है
लिपिड का सिंथेसिस करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। जबकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। किसका काम है? बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटीपी जनरेशन बाई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। एनिमल में केवल किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। चलिए ठीक। जेनेटिक स्टोरेज, स्टोरेज की बात ही नहीं कर रहे हम लोग कि मटेरियल को कहाँ स्टोर करते हो, तो ये तो न्यूक्लियस होता है अगर हम बात करें तो। ये तो हमारा काम क्या था? ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सेलुलर ड्रिंकिंग इज टिपिकली टेक्निकली कॉल्ड व्हाट? अगर हम उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलें कि जब सेल्स किसी लिक्विड को इनगल्फ कर रहा होता है, अंदर ले रहा होता है, प्रोसेस को क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। एक डायग्राम देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। ये स्मॉल मॉलिक्यूल को अगर फ्लूइड या न्यूट्रिएंट को सेल अपने अंदर ले रहा होता है, इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और यदि बड़े पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया को अंदर ले रहा है, उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसको याद रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो 19 हो गया हमारा, पिनोसाइटोसिस हो गया। देखो फेगोसाइटोसिस मतलब लार्ज पार्टिकल को होता है भाई, याद रखना। लार्ज पार्टिकल को जब लेते हैं अंदर तो इनगल्फ किया जाता है, तो पिनोसाइटोसिस बता दिया हूं अभी। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये अलग ही प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस एग्जिट करते हैं कोशिकाएं जब किसी भी मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय प्रोकैरियोट्स फॉर अटैचमेंट टू द सरफेस? किसी सरफेस पर अटैच होने के लिए प्रोकैरियोट्स के द्वारा कौन से ऑर्गेनेल्स का या स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देख लीजिए, ये प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया दिख रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये पिल्ली, पिल्ली अटैचमेंट में काम आता है। फ्लैजिला जो दिख रहा है आपको, ये लोकोमोशन में काम आता है, मूवमेंट में। बाहर में कैप्सूल दिख रहा है, ये प्रोटेक्शन के लिए रहता है, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, जो कैप्सूल होता है वो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, और सेल वॉल भी उसके प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर बोला है अटैचमेंट के लिए, क्या हो जाएगा उत्तर? पिल्ली। क्यों? क्योंकि फ्लैजिला तो केवल लोकोमोशन के लिए है। कैप्सूल किसके लिए है? फॉर प्रोटेक्शन के लिए है। सेल मेम्ब्रेन तो सेल को रेगुलेट करने के लिए है, फॉर रेगुलेशन। तो अटैचमेंट के लिए कौन हो गया? पिल्ली हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म? एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल के अंदर कहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरा होती है? बहुत सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी हम डायग्राम को देख लेते हैं आगे। चलिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो दिख रहा है, वहां पर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। देखो ये इस फोल्ड हुए पार्ट को आप क्रिस्टी कहते हो। क्या कहते हो? क्रिस्टी। देखिए ये भी लिखा है यहाँ पर। वहीं पर क्रिस्टी में ही ढेर सारे प्रोटीन की चेन लगी होती है। देखो ये दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहलाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहीं पर F1 पार्टिकल वगैरह पाई जाती है, एटीपी सिंथेस वगैरह पाए जाते हैं, क्रिस्टी में ही सब पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना आप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ लेना, मैं शॉर्टकट लिखा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 22वां नंबर का। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट? कि सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इस सेल में सबसे बाहर में क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर जितना भी सेलुलर ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सेल फ्लूइड कहते हैं, या उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, या साइटोसोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोसोल।
तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल मिला करके वो क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक, ये साइटोप्लाज्म बना लिया। अब ये साइटोप्लाज्म में यदि आप न्यूक्लियस को ऐड कर दो, मिला दो, क्योंकि अब तक न्यूक्लियस नहीं मिलाए थे, यदि न्यूक्लियस को ऐड कर दो साइटोप्लाज्म के साथ तो ये बनाता है प्रोटोप्लाज्म। ये अब यदि प्रोटोप्लाज्म में मैं सेल मेम्ब्रेन को भी अटैच कर दूं, ऐड कर दूं, इसको सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर दूं तो ये कहलाता है, देखिए, प्रोटोप्लास्ट। और इस प्रोटोप्लास्ट में हम सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि सेल वॉल कैसे होता है, डेड होता है, बिकॉज इट इज डेड, डेड होता है, इसलिए सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल है, चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर में जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको साइटोसोल कहते हैं, सेल फ्लूइड। जितना ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल ऑर्गेनल्स, तो सारे लिक्विड और सेल ऑर्गेनल मिला के साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ यदि मैं न्यूक्लियस को मिला दूं, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन को मिला दूं, प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए हमको। क्वेश्चन पूछा है सेमी फ्लूइड लिक्विड कौन सा होता है बोलने पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22वां नंबर है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, साइटोसोल। लिक्विड वाला पार्ट है, ये लिक्विड वाला पार्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। व्हिच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल कौन है बोलने पर क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन इन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में टाइट जंक्शन का क्या रोल है, देख लीजिए। एनिमल टिश्यू ये है, दो सेल एनिमल सेल बनाया हूं, इनके बीच में बहुत टाइट जंक्शन है, बहुत ही टाइटली जुड़े हुए हैं, तो इसके बीच में कोई भी लीक नहीं होगा, कोई भी आयन, कोई मॉलिक्यूल वाटर पार नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या बोलूंगा, क्रिएटिंग ए लीक प्रूफ बैरियर। लीक भी नहीं हो पाएगा ऐसा बैरियर है ये, ऐसा वाला होगा। ठीक, जबकि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। भाई सेल के बीच में आराम से सूचनाएं आदान प्रदान हो जाएंगी बोल रहा है, मटेरियल आदान प्रदान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एंकरिंग सेल मैकेनिकली, सेल आपस में एक दूसरे से मैकेनिकल तरीके से जुड़े होते हैं बोल रहे हैं, नहीं, ये केवल रास्ता को ब्लॉक करता है। एलोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, आयन को जाने देता है बोल रहे हैं, नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज लोकेटेड इन विच रीजन। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहां पे होता है, तो देख लीजिए, ये जो एरिया दिख रहा है इतना मैं अभी हाईलाइट करता हूं, देखो ये प्रोकैरियोट में ये जो हाईलाइट किया हूं, ये पूरा हाईलाइट एरिया जहां पर इसका सर्कुलर डीएनए बड़ा रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और मेन जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड नहीं कहते हैं, प्लाज्मिड जो होता है वो मेन के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑर्गेनेली ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो कि क्या करता है बोल रहा है, फैटी एसिड को तोड़ करके, ब्रेक करके, फैटी एसिड को ब्रेक करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, तो कौन करता है ऐसा, आप लोग पढ़े होंगे, आंसर हो जाएगा पेरोक्सीसोम। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, पेरोक्सीसोम। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द प्रोटीन चैनल दैट अलाउ रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए पानी जो है, वाटर जो है, सबसे स्पीड कौन से ट्रांसपोर्टर के द्वारा जाती है, कौन से प्रोटीन के द्वारा जाती है बोलने पर वह है एक्वापोरिन। ठीक, किसके द्वारा जाती है, एक्वापोरिन। क्वेश्चन नंबर 27 का ए। हमारे किडनी में पाई जाती है, जो नेफ्रॉन होती है उसके ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट तरफ। ठीक है, अगला, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। ठीक, मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वहां पर वाटर क्रॉस करके जा रहा है, वाटर क्रॉस करके जा रहा है, अपनी कम कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, अपने मीडियम के, तो उसको क्या कहूंगा मैं, ऑस्मोसिस। 28 का क्या हो जाएगा, बी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच साइटोस्केलेटन कंपोनेंट मेकअप द स्पाइंडल फाइबर। अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, कौन स्पाइंडल फाइबर बनाता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिएगा उस डायग्राम को,
ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को डाल देते हैं तो वो क्यों नहीं फटता है, बोल रहे हैं। ये देखिए, जैसे एनिमल सेल को भर देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? 30 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं किसको? प्लांट सेल को। देखिए, हाइपोटोनिक में डालने पर एनिमल की सेल स्वेलिंग हो जाती है, फट भी सकती है, लेकिन प्लांट सेल नहीं फटेगी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेल वाल पाई जाती है। ठीक है, सेल वाल पाई जाती है, इसलिए नहीं फटेगी वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए भाई, 30 में आंसर क्या हो जाएगा? सेल वाल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक कोशिका के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, गलत। यूकैरियोटिक सेल के पास वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें बोल रहे कि नहीं पाया जाता, लैक मतलब ना होना बोल रहे हैं। अगला, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब में मेम्ब्रेन से बने होते हैं, सभी के सभी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब मेम्ब्रेन से बने होते हैं। सी बोल रहा है दे आर ऑलवेज सिंगल सेल, गलत। प्रोकैरियोट्स में जितना भी यूकैरियोट्स आते हैं ना, सॉरी, प्रोटोजुआ में जितना भी यूकैरियोट्स आते हैं, केवल वही सिंगल सेल होते हैं, ओनली प्रोटोजुआन। बाकी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, ठीक है, इधर फिर कार्डेटा, ये सभी के सभी मल्टी सेलर होते हैं। तो मैक्सिमम तो मल्टी सेलर है। यहाँ पर क्या बोला है? ऑलवेज बोला है। ऑलवेज नहीं भाई, हमेशा नहीं होते, केवल प्रोटोजोआ में होते हैं बस, सिंगल सेल। अगला बोल रहे देयर डीएनए, तो ये गलत हो गया हमारा, सी गलत हो गया, डी देखते हैं। देयर डीएनए इज सर्कुलर एंड फ्री फ्लोटिंग, बिल्कुल गलत। सर्कुलर डीएनए किसका होता है? प्रोकैरियोट्स का होता है, और फ्री फ्लोटिंग भी प्रोकैरियोट का होता है। यूकैरियोट में तो लीनियर डीएनए होता है और न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड व्हाट? प्लांट सेल की अगर हम बात करें, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर। प्लांट सेल में ये जो सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है आपको, ये किस मेम्ब्रेन से घिरा होता है? जिस मेम्ब्रेन से बना होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं हम लोग। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, देखो बना रहा हूं अभी मैं, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल वैक्यूल है ये, लेकिन मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, देख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, तो 32 में क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा बी। 31 में क्या था? बी था ना, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, 31 में बी था, 32 में भी बी है। 33 की बात करें हम, व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड इन सीबेसियस ग्लैंड? भाई जहां पर भी लिपिड और स्टेरॉइड की बात करेगा, कोलेस्ट्रॉल की बात करेगा, हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेना उत्तर। ठीक, तो 33 का क्या हो गया? बी। 34 पे आते हैं, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन अ यूकैरियोटिक फ्लैजिलम? यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में जो माइक्रोट्यूब्यूल का बनावट होता है, कैसे होता है? देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल सब देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंदर में 2, 9+2 पैटर्न में होते हैं, 9+2 पैटर्न में होता है। ठीक है, तो 34 का हमारा उत्तर हो जाएगा 9+2। 35 की बात करें, व्हिच ऑर्गेनेली ओरिजिनेट फ्रॉम द गाल्जी एपरेटस एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो गाल्जी बॉडी से बना है और डाइजेस्टिव एंजाइम को रखे रहता है? तो वो है लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी से बनता है। जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं ना, सब गाल्जी बॉडी से बनते हैं। इधर अगला 36, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए
मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड व्हाट? अभी डायग्राम दिखाया था, देखिए ये मेन क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरा क्रोमोसोम है वो प्लाज्मिड कहलाता है। देखिए ये मेन क्रोमोसोम हो गया जिसको न्यूक्लियोइड बोलता था, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 36 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का बी, प्लाज्मिड। 37 की बात करें, द फोल्ड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की फोल्ड क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ये डायग्राम देख लीजिए, जहां पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जाता है, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए एटीपी सिंथेस पाया जाता है। अगला, व्हिच सेल टाइप लैक सेंट्रियोल? कौन से सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता? तो हायर प्लांट सेल। तो उसके बदले में क्या होता है भाई? उसके बदले में एम टॉक पाई जाती है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। तो हायर प्लांट में कौन करता है इस काम को? इस काम को करने वाला कौन था? एम टॉक, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्लस गाल्जी बॉडी मिलके इस काम को करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द इनगल्फिंग ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल बाय ए सेल इज कॉल्ड। अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि लार्ज पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं भाई हम लोग। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी। 40 की बात करें, व्हाट लिंक्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर? दो अगल बगल पड़ोसी प्लांट सेल्स को उसके साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? और इससे पड़ोसी के दो सेल को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? देख लीजिए, ये मान लीजिए सेल ए है, ये ए सेल है, ये बी सेल है, इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, जूम कर रहा हूं, देखिएगा ये दो सेल को इसको भी जोड़ रहे हैं, बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा है। ये सबसे बाहर में सेल वाल है, सेल वाल फिर सेल मेम्ब्रेन फिर साइटोप्लाज्म। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो रास्ता होती है, उधर से कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। यदि साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई मटेरियल तो उसको सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ठीक, लिखा देखिए नीचे, थ्रू सेल वाल के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एपोप्लास्ट, और यदि साइटोप्लाज्म के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सिम्प्लास्ट। और इस रास्ता को, ब्रिज को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। चलिए भाई, तो इसका उत्तर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं अभी 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल? हमारे कोशिकाओं में, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती? इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस के बिना वाली जीवित कोशिका कौन सी है? तो हमारे आरबीसी होती है भाई, मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ये बाकी सब में तो न्यूक्लियस होता है। ये देख लीजिए आरबीसी का जब सिंथेसिस करते हैं उसको हम इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ठीक, इरिथ्रोसाइट का जब हम सिंथेसिस करते हैं तो इसको एरिथ्रोपोएसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल। तो देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेप बाय स्टेप चला है। ये न्यूक्लियस था, एन लिख रहा, देखिए शुरू में न्यूक्लियस था, ये था शुरू में। जब नॉर्मल ब्लास्ट की स्टेज आती है ना, आरबीसी के स्टेज में जब नॉर्मल ब्लास्ट आता है उस समय न्यूक्लियस निकल जाता है, और जब रेटिकुलोसाइट बन जाता है तो ये बोन मेरो से ट्रांसफर होकर कहां पे आ जाता है? अब ब्लड वेसल में आ जाता है। ये ब्लड वेसल में आ गया, ये तो रेटिकुलोसाइट ही ब्लड वेसल में आता है, इसको याद रखना। नॉर्मल ब्लास्ट के समय न्यूक्लियस निकल जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई हम लोगों का? मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड की बाइलेयर, अभी डायग्राम में दिखाया था मैं आपको, अगर आपको याद होगा तो। ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर, लिपिड है ना, फास्फोलिपिड है वो मैक्सिमम।
क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑर्गेनेली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? कौन है? ये देख लीजिए, लाइट है सोलर एनर्जी, सूर्य से आया था, ये आया, फाइनली प्रोसेस बना शुगर, C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में बदला जाता है, ये केमिकल है भाई। ठीक, इधर सोलर एनर्जी है, किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड पाई जाती है, देखो दिख रहा है स्ट्रक्चर, थैलाकोइड जिसमें तैर रहा होता है इधर, वो स्ट्रोमा कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे मैट्रिक्स पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, याद रखना है ना। चलिए कमेंट देख लीजिए। तो व्हिच ऑर्गेनेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? तो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। 43 का बी। 44 नंबर पे आते हैं, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ व्हिच टू कंपोनेंट? राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखे होंगे, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का। 44 हो गया ये, 44 का बी हो गया। 45 की बात करूं मैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी इज व्हाट? कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, और कोई मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन लो की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं जी हम लोग? बहुत सिंपल सा डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच सेल कंपोनेंट मेंटेन सेल शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन? भाई सेल की आकृति और उसकी अंदर की बनावट को कौन मेंटेन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत। साइटोस्केलेटन, बिल्कुल सही, साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में तो क्या है, उसके लिक्विड और सेलुलर ऑर्गेनल्स है, ये सेल वाले बाहर में होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? साइटोस्केलेटन। 46 नंबर का क्या हो जाएगा? बी। 47 पे आते हैं, इन विच ऑर्गेनेली वुड यू फाइंड थैलाकोइड एंड स्ट्रोमा? कौन सा सेल ऑर्गेनल में थैलाकोइड और स्ट्रोमा पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, अभी बताया हूं मैं। 47 का बी। ठीक, और 48 पे आते हैं, व्हाट रोल डज कोलेस्ट्रॉल प्ले इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन? एनिमल सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? मैं बोला मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन की तरलता को, मेम्ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल हो, कब टाइट होगा, कब स्मूथ हो जाएगा, उसको मेंटेन करता है। तो हमारा 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, व्हिच थ्योरी सजेस्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व फ्रॉम द सिम्बायोटिक प्रोकैरियोट्स? ये देख लीजिए, यहां पर ये पहले कोई एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट था, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता था, फिर एरोबिक वाला एक बैक्टीरिया आया, फिर साइनोबैक्टीरिया आया, दोनों किसी सेल के अंदर घुस गए, अब साथ साथ रहने लगे। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हुआ। ये साइनोबैक्टीरिया क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ठीक, तो इसको बोलते हो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ। ये साइनोबैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरियम साथ साथ किसी एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट के अंदर रहने लगे और दोनों एक साथ सर्वाइव कर गए, उसको क्या कहा हमने? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस प्रोसेस को एंडोसिम्बायोसिस। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, हु प्रपोज द क्लासिक सेल थ्योरी अलॉन्ग विद थियोडोर श्वान? थियोडोर श्वान एक साइंटिस्ट हैं, इनके साथ किसने अपना इस क्लासिकल सेल थ्योरी को प्रपोज करने में मदद किया? तो कौन किया? मैथियस स्लीडेन, मैथियस स्लीडेन, सी। फिर इस थ्योरी को आगे डेवलप किया रुडोल्फ वर्सो ने। रुडोल्फ वर्सो ये आगे जाके डेवलप करेंगे उसको, लेकिन इनके साथ किसने दिया बोलने पर मैथियस स्लीडेन ने ये दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने पूरे 50 प्रश्न को देख लिया। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन पता चलेगा, बाकी उत्तर क्यों उसका उत्तर नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों उसका उत्तर नहीं है, और जो उसका उत्तर है वही क्यों उसका उत्तर लिया गया है। ठीक, तो
तो इस प्रकार से आप जब पूरा 50 क्वेश्चन को कर लेंगे, अब आप YouTube के कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि आपने कितना प्रश्न हल किया। हमेशा याद रखना, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, वहां पर पूरा प्रश्न हल करिए, चाहे सही हो या गलत हो। तो 50 के 50 प्रश्न आपने हल कर लिया मान लीजिए, और आपका सही मान लीजिए होता है 42, तो इनकरेक्ट पहले लिखा है तो इनकरेक्ट पहले लिख देते हैं। 2 गलत हो गए इसमें, मान लीजिए सॉरी 8 गलत हो गए, 8 गलत हो गए तो कितना सही हुए आपके? 42। इस प्रकार करके अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊं, आपका आंकलन लगा पाऊं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे अभी केवल जिनको ये हमारा सेकंड टेस्ट डायरेक्ट मिला हुआ है, वो हमारे फर्स्ट टेस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो पहले हमारे फर्स्ट टेस्ट की वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आए तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले तीसरे टेस्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।